हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइका स्टडी व्लॉग्स। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रीड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि डिसएडवांटेजेस क्या होती है रीड्स में, और हमने ये पढ़ा था कि रीड्स और रियल स्टेट म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या क्या रियल स्टेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इंडिया में पॉपुलर है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे। तो आज ये लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 5 है ये, और ये लास्ट वीडियो होगा इसका। और अब हमारा एफएमएम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। तो मैंने आपका एफएमएम सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद रियल स्टेट। तो अब जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे कि हु शुड इन्वेस्ट इन अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन रीट्स, एक ये, और दूसरा पढ़ेंगे व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर वाइल इन्वेस्टिंग इन रीट्स, राइट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हु शुड इन्वेस्ट इन अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो देखो, जो रियल स्टेट का जैसे हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि, तो देखो, रियल स्टेट also known as real estate investment helps to diversify an investment portfolio and also hedge against inflation. Hence, investor looking for investment other than stocks and bond can consider in investing in REITs, real estate investment trust. तो देखो, क्योंकि REITs एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देगा, और अगर कोई भी इन्फ्लेशन आती है तो उसकी जगह एक प्रोटेक्शन के तरह भी खड़ा रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि क्या है, रीट्स क्या है, ये उनमें इन्वेस्ट करता है जो कि इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट। तो अब देखो, अब कोई भी इन्वेस्टर है जिसको स्टॉक्स या बॉन्ड्स के अलावा या डिबेंचर्स के अलावा किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो रीट्स में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रीट्स बहुत अच्छा, मैं बोलूँगी बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसमें जो मिनिमम प्राइस है वो 50,000 है। तो इट्स नॉट दैट मच, दिस इट्स नॉट दैट अ बिग डील कि आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको हर इंटरवल पे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, राइट। तो इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो रीट्स में। तो अब हमने अपना मन बना लिया कि हमें रीट्स में इन्वेस्ट कर लूँगी, लेकिन हम इन्वेस्ट कैसे करें रीट्स में। तो देखो, सिमिलर टू इक्विटी स्टॉक, रीट्स आर ऑल्सो लॉन्च थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड एफपीओ। Therefore, it is mandatory to have a demat account. Once the initial offer is closed and the allotment is done, REITs trade on the stock exchange. तो देखो, क्योंकि इक्विटी स्टॉक से मैंने आपको बताया था, तो REITs ऑल्सो हम इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू लॉन्च करते हैं, और एफपीओ, राइट। तो देखो, अब ये इसलिए क्या है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड होती है, तो हम इट इज़ मैंडेटरी दैट वी शुड हैव अ डीमैट अकाउंट। तो जब एक बार इनिशियल ऑफर क्लोज हो गया और सबको अलॉटमेंट मिल गई है, तब रीट्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे अगर आपको आईपीओ, एफपीओ और डीमैट अकाउंट के बारे में समझना है और अच्छे से, तो मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो बना रखा है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसको जाके देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि आईपीओ क्या होता है और क्यों कंपनीज आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स बेचती है। तो व्हाट आर दी पॉइंट्स दैट वी शुड रिमेंबर वाइल इन्वेस्टिंग इन रीट्स। तो देखो, सबसे पहला है ऑक्यूपेंसी रेशियो। चेक द ऑक्यूपेंसी रेशियो विच इज़ द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड और रेंटल स्पेस अवेलेबल टू द टोटल स्पेस। देखो, ऑक्यूपेंसी रेशियो मतलब कितना रेशियो ऑक्यूपाइड है, मतलब कि जैसे अगर ये आपका, फॉर इंस्टेंस, ये आपकी फील्ड है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लाइक, ठीक है, ये है, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इतनी स्पेस में से कितनी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गई है, कि अगर इतनी ऑक्यूपाइड हो गई है तो रिमेनिंग है तो उसमें हम कितना लें, राइट। तो इसलिए ऑक्यूपेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि आप ये चेक करो कि कितना रेशियो ऑक्यूपाइड है टू दी टोटल स्पेस अवेलेबल। अब आता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? इट इज़ एसेंशियल टू लुक एट द पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑफ द रीट्स। अंडरस्टैंड द क्लाइंटल इज़ इम्पॉर्टेंट। कंपनीज
राइट, कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑक्यूपाई स्पेसेस इन रीट्स। तो देखो ये बहुत एसेंशियल है कि आप रीट्स की पोर्टफोलियो होल्डिंग को देखो, राइट, क्योंकि आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कंपनीज है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे आईटी सेक्टर हो गया या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, राइट, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब हो गया। तो इसलिए ये भी अपनी अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं रीट्स में। फिर आता है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो एसेट्स फोकस्ड अक्रॉस वन सिटी कैन बी जेनरस, स्टेट स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल रियल स्टेट मूवमेंट्स एंड दे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखो, तो अगर आप एक ही सिटी में बहुत सारे एसेट्स रख रहे हो तो डेंजरस हो सकता है, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या ड्यू टू सम रीजंस आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं चल पाई, राइट। तो इसलिए आपको अलग अलग जगह अपना जो एसेट है वो फोकस करना चाहिए, राइट। तो इसलिए क्या है, कहते हैं कि जो भी मतलब जिस भी आप स्टेट में, जो भी स्टेट में आप रियल लाइक प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो उसमें ये है कि स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती है जो कि हर स्टेट से वेरी करती है, ताकि वो रियल स्टेट मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके। तो अब लास्ट ये चीज़ है कि सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। तो देखो, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन हिस्टोरिकली सीन द आईटी सेक्टर हैज़ बीन द प्राइम ऑक्यूपायर ऑफ द प्रीमियम एंड हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस। Over dependence on one sector can be risky, as seen recently. Working from home can be new normal. Vacant spaces on non-payment will affect the REIT's performance. देखो, तो अब जैसे जब से टेक्नोलॉजी आई है, एआई और आए हैं, तो हमने देखा है कि जो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया और वो प्राइम ऑक्यूपायर है हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस का, राइट। तो इसलिए ये कह रहा है कि अगर आप एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट रहोगे ना तो वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख लो कि जब से कोविड आया है, तब से वर्क फ्रॉम होम बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो इसलिए इस वजह से क्या है, जो भी वेकेंट स्पेसेस है या जिसकी पेमेंट नहीं हुई है तो वो क्या, वो रीट्स की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे लास्ट जो कि है रोलिंग रिन्यूअल्स एंड री लीजिंग स्प्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि यूजुअली द लीजिंग कमिटमेंट पीरियड इज़ अराउंड 5 years. The rolling renewals indicate the number of tenants who are exercising their renewals option at the end of the lease period. A good number of rolling renewals will indicate stable returns. तो इसमें जो लीजिंग कमिटमेंट पीरियड होता है ना, वो 5 साल का होता है। तो इसे जो रोलिंग रिन्यूअल्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ टेनेंट्स जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने रिन्यूअल्स ऑप्शन को, जो कि मतलब एक अपना रिन्यूअल करवाएंगे ऑप्शन को एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, ठीक है। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रोलिंग रिन्यूअल्स होंगे तो मतलब हमें ये पता चलेगा कि स्टेबल रिटर्न्स है, मतलब जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द मॉड्यूल 5 and 6 and we have also completed the syllabus of FMM. So clap for yourself and thank you for watching this video. So अपने तो मैं यही कहूँगी कि देखो FMM एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, राइट। अगर आप उसको ऐसे समझ के पढ़ोगे कि बहुत बोझ है ये उस तरीके से, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या ये है सब्जेक्ट। इसको प्लीज़ नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये भी आपका अगर आपने जिसने कॉमर्स ले रखे हैं 11th में, राइट, तो उनके पास ये एज अ सब्जेक्ट है। और ये जो मेन 5 सब्जेक्ट है उसमें भी एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है ये, तो इसको इग्नोर मत करना। तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। तो अंटिल दिस Mahika signing off with you all and love you all. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.